स्पेन मुंतकिल होने का मंसूबा है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ तवील अरसे तक रहने के लिए क्या करना होगा। हम यहाँ स्पेन के 2 सबसे अहम वीज़ा ऑप्शंस को बिल्कुल आसान ज़बान में समझेंगे ताकि इस सफ़र का आगाज़ पुरएतमाद तरीके से किया जा सके। तो इस पूरे सफ़र को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि स्पेन जाने के 2 मेन रास्ते कौन से हैं, फिर दरख्वास्त देने का अमल कैसे शुरू होता है, इसके बाद कौन कौन से कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आखिर में जब स्पेन पहुंच जाएं तो वहां क्या इकदाम करने होते हैं। चलें तो शुरू करते हैं। इस सफ़र का सबसे पहला और शायद सबसे अहम फैसला सही वीज़ा का इंतखाब है। 2 ऑप्शंस हैं, नॉन लुक्रेटिव वीज़ा और डिजिटल नोमैड वीज़ा के दरमियान इंतखाब। अब इस स्लाइड पर जो मुवाजना है ना, वो बहुत दिलचस्प है। चलें इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। एक तरफ है नॉन लुक्रेटिव वीज़ा। ये उन लोगों के लिए है जो माली तौर पर खुद कफील हैं, यानी रिटायर्ड लोग, सरमायाकार या कोई भी जिनके पास अच्छी खासी बचत या पैसिव इनकम हो। मकसद सिर्फ स्पेन में रहना है, काम करना नहीं। दूसरी तरफ है डिजिटल नोमैड वीज़ा, और ये है आजकल के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। ये फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स को स्पेन में रहने की इजाज़त देता है, लेकिन एक शर्त पर। उनका काम और उनकी आमदनी स्पेन से बाहर की कंपनियों से होनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर इंतखाब इस एक सवाल पर आकर रुक जाता है कि स्पेन में रहते हुए आमदनी का जरिया क्या होगा। तो फ़र्ज़ करें कि रास्ता चुन लिया गया है। अब सवाल यह है कि दरख्वास्त कहाँ से शुरू करनी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सारा अमल स्पेन से नहीं बल्कि अपने ही मुल्क से शुरू होता है। तो दरख्वास्त देनी कहाँ है? इसका मरकज़ है आपके मुल्क में मौजूद स्पेन का कौंसल खाना या सफारत खाना। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझने वाला है। नॉन लुक्रेटिव वीज़ा के लिए दरख्वास्त लाजमी तौर पर अपने आबाई मुल्क से ही देनी होगी, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। लेकिन डिजिटल नोमैड वीज़ा में थोड़ी लचक है। इसकी दरख्वास्त अपने मुल्क से भी दी जा सकती है, और अगर कोई पहले से स्पेन में मौजूद है तो वहाँ से भी अप्लाई किया जा सकता है। शुरू में दरख्वास्त देने का जो प्रोसेस है वो सीधे साधे 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप, सारे ज़रूरी कागजात तैयार करें। दूसरा, कौंसल खाने या उनके वीज़ा पार्टनर की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें। तीसरा, अपॉइंटमेंट वाले दिन जाकर अपनी दरख्वास्त और बायोमीट्रिक्स जमा कराएं। और चौथा स्टेप इंतज़ार का है। मंजूरी आने में आमतौर पर 20 से 60 दिन लग जाते हैं। चलें अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, यानी दस्तावेज़ात। इसको अपनी दरख्वास्त की पैकिंग लिस्ट समझ लें। हर कागज़ की अपनी जगह और अहमियत है। अच्छा, तो कुछ दस्तावेज़ात तो ऐसी हैं जो दोनों वीज़ों के लिए तकरीबन एक जैसी हैं, जैसे कि एक वैलिड पासपोर्ट, स्पेन के लिए मंजूर शुदा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो बताए कि सेहत अच्छी है, और अपने मुल्क से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। बैंक स्टेटमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि कुछ कागजात का हिस्पानवी ज़ुबान में ऑफिशियल तर्जुमा भी करवाना पड़ सकता है। अब आते हैं नॉन लुक्रेटिव वीज़ा पर। इसके लिए ये नंबर यानी 2400 यूरो बहुत अहम है। हर महीने इतनी आमदनी या इसके बराबर की बचत का सबूत देना लाजमी है। तो असल बात यह है कि ये साबित करना है कि स्पेन में काम किए बगैर भी आराम से रहा जा सकता है। यही इस वीज़ा की बुनियाद है, इसकी सबसे बड़ी शर्त। अब अगर डिजिटल नोमैड वीज़ा की बात करें तो यहाँ माली शर्त थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ हर महीने तकरीबन 250 से 3000 यूरो की मुस्तकिल आमदनी का सबूत देना होता है। और इस वीज़ा की जो कोर रिक्वायरमेंट है वो ये साबित करना है कि स्पेन से बाहर किसी कंपनी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट और आमदनी का सबूत, बस यही 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम हैं। चलें जी, मुबारक हो, वीज़ा लग गया और स्पेन पहुंच भी गए। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब इन इक़दामात पर नज़र डालते हैं जो स्पेन पहुंचने के बाद करने हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अहम चीज़ है, टीआई कार्ड। ये है क्या? ये गैर मुल्कियों के लिए स्पेन का सरकारी रिहायशी कार्ड है। स्पेन के अंदर यही सबसे बड़ी पहचान यानी शिनाख्ती दस्तावेज़ है। स्पेन पहुंचने के बाद एक नई टाइमलाइन शुरू हो जाती है। सबसे पहला और लाजमी काम 30 दिन के अंदर अंदर अपने इलाके के टाउन हॉल, जिसे वहां आयुंटोमिएंटो कहते हैं, जाकर अपना पता रजिस्टर करवाना है। इस अमल को एम्पाड्रोनेमेंटो कहते हैं और इसके बगैर कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। जब ये हो जाए तो अगला कदम है इमिग्रेशन ऑफिस या पुलिस स्टेशन जाकर अपने टाई कार्ड के लिए अप्लाई करना। यही वो कार्ड है जो कानूनी रिहायशी बनाता है। और फिर आखिरी मरहला, जब दरखास्त मंजूर हो जाए तो उसी दफ्तर से जाकर अपना टाई कार्ड ले आना। और बस इसके साथ ही ये लंबा सफ़र कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है।
تو دیکھا ایک جو پیچیدہ سا سفر لگتا ہے اسے ہم نے بالکل واضح اور آسان اقدامات میں تقسیم کر دیا ہے۔ مقصد یہی تھا کہ ہر قدم پر رہنمائی مل سکے۔ تو اب جب ساری معلومات سامنے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے اپنے حالات اور مقاصد کے مطابق کون سا رستہ سب سے بہترین ہے، نان لوکریٹو یا پھر ڈیجیٹل نومیڈ؟